हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या किया था कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके आपको सेंट्रॉइड निकालने हैं और आपको उसके मीडियंस की लेंथ भी निकालनी है। तो मैंने आपको सेंट्रॉइड की डेफिनेशन बताई थी, उसका फॉर्मूला बताया था, मीडियन की डेफिनेशन बताई थी और मीडियन को निकालने का तरीका बताया था। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 किस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल whose two vertices are 2, 4 and 3, -4 is found to be 3, 1. Find the third vertex. स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंपली उसने आपको क्या दिए हुए हैं, ट्राइंगल के 2 वर्टेसेस दिए हुए हैं, तीसरा वर्टेक्स आपको निकालना है और सेंट्रॉइड आपको दिया हुआ है। तो सोल्यूशन कैसे बनेगा इसका? सोल्यूशन आप लेट कर लें, लेट ए आप लेट कर लें 2, 4 और बी आप लेट कर लें 3, -4 एंड सी जो कि थर्ड वर्टेक्स है, जो कि उसने आपसे मांगा है, उसको लेट कर लें सी ए बी हमारा थर्ड वर्टेक्स है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमने लेट कर लिया। गिवन सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिया हुआ क्या है? 3, 1 गिवन 3, 1 बी दी वर्टिसेस be the centroid of a triangle, be the centroid of a triangle। एक दफा फिर देख लेते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है। मैंने सपोज कर लिया कि जिस ट्राइंगल के 2 वर्टेसिस हैं उसका नाम है एक A 2, 4, दूसरे का नाम है B 3, -4 और तीसरा वर्टेक्स हमें निकालना है, अननोन है, उसका नाम मैंने रख दिया ए बी। आप ए बी रख दें, बी सी रख दें, कुछ भी रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर द वर्टेसिस ऑफ अ ट्राइंगल गिवन जी 3, 1 बी द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 1। अब बात यह है, एक चीज़ जहन में आ सकती है किसी स्टूडेंट के कि यार सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल को हम जी क्यों कहते हैं। बात यह है कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का नाम, आप स्टूडेंट्स हैं चाहे प्री मेडिकल के आप स्टूडेंट्स हैं प्री इंजीनियरिंग के, और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एक टॉपिक मैट्रिक में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्ट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर किसी ऑब्जेक्ट का टोटल वेट एक्ट कर रहा हो, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैथमेटिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल या सेंट्रॉइड ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इसलिए जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एनीवे, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला? लास्ट लेक्चर में बताया था x1 + x2 + x3 upon 3, y1 + y2 + y3 upon 3। ये क्या है जनाब? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अब इस सवाल के अंदर हमें सेंट्रॉइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3, 1। तो हम जी एक्स वाई को रिप्लेस कर देंगे 3, 1 से, इज इक्वल टू x1 + x2 + x3। ए के पहले पॉइंट को x1 कहते हैं, बी के पहले पॉइंट को x2 कहते हैं, सी के पहले पॉइंट को a कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? x1 2 + 3 + x3 कितना है? a अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 3, y1 + y2 + y3। ए के दूसरे पॉइंट को y1 कहते हैं, बी के दूसरे पॉइंट को y2 कहते हैं, सी के तीसरे पॉइंट को y3 कहते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4 + 4, लेकिन ये माइनस में है तो ये हो जाएगा -4 + y3 क्या है हमारे पास? b अपॉन में क्या आ गया? 3। ये आपके पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 2 + 3 कितना होता है? 5। ये हो गया 5 + a/3। 4 से 4 कट गया,
तो ये हमारे पास आ गया b/3। और आप देखें जब दो ऑर्डर पेयर्स यानी कि दो ब्रैकेट्स इक्वल होती हैं तो पहली वैल्यू बराबर होती है पहली वैल्यू के, दूसरी ब्रैकेट के, ये आ गया, और दूसरी वैल्यू बराबर होती है ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू के बराबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। 3 बराबर आ गया 5 + a/3 और 1 बराबर आ गया b/3। यहाँ से देखें ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 = 9, 5 + a, 5 वहाँ जाएगा तो 9 - 5 हो जाएगा, 9 - 5 होता है a, 9 - 5 आप निकाल लें तो ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 - 5 = a, एंड 9 - 5 होता है 4, तो 4 = a। ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 = 3, तो b का वैल्यू डायरेक्ट आ गया। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। अब थर्ड वर्टेक्स का आपने नाम क्या दिया था, CA, B। A कितना निकाला आपने 4, B कितना निकाला आपने 3, तो 4, 3 इज द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बहुत आसान सवाल था। आई वॉन्ट टू कन्फर्म द आंसर फ्रॉम द बुक। आप जानते हैं मेरी आदत है कि मैं आंसर ज़रूर चेक करता हूँ। 4, 3, यस, 100% करेक्ट आंसर, कोई गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको कॉपी करिएगा, सिर्फ वीडियो देख के जो है ये जान नहीं छुड़ाइएगा, वीडियो देखते हुए कॉपी करिएगा, फिर इसको बगैर देखे करेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस बनेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। What is question number 10 is? Question number 10, A is 2/3 the way from 1, 10 to -8, 4 and B is the midpoint of 0, -7, 6, -11. Find the distance AB. I really like this question. मुझे ये क्वेश्चन, जब भी मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को करवाते हुए बहुत एंजॉय करता हूँ। वजह, इसमें तीन फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं। एक तो यूज़ हो रहा है इंटरनल डिवीजन का, एक यूज़ हो रहा है मिड पॉइंट का, एक यूज़ हो रहा है डिस्टेंस फार्मूला। तो तीन तो फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें देखें एक वर्ड लिखा हुआ है, A is 2/3 द वे फ्रॉम दिस टू दिस। यूजुअली स्टूडेंट क्या करता है अपने आप को उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो बोलते हैं 2/3 का मतलब है 2/3, तो 2/3 का मतलब है ये रेशो दी हुई 2:3। और जब वो रेशो से करता है और फिर सारा काम बेचारा करता है, उसके बाद भी उसका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर होता है, उसको 0 मिलते हैं। मैं आपको समझाने से पहले एक लाइन लिखना चाहता हूँ जो मैंने आपके लिए नोट करी है। सॉल्यूशन, सवाल तो बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है 2/3 ऑफ, यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, समथिंग इज एन amount
दैट इज 2 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। स्टूडेंट्स, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है 2/3, तो मैंने सोचा कि मैं आपको 2/3 के बारे में जरा सही से लिखवा दूं डेफिनेशन। 2/3 ऑफ का मतलब क्या होता है? समथिंग इज एन अमाउंट, ये कोई अमाउंट है दैट इज 2, जो कि 2 होता है आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। तो हम एक काम करते हैं, हम एक लाइन बना लेते हैं और उस लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। लेट सपोज एक पार्ट ये है, लेट सपोज एक पार्ट ये है, तो हम कह देते हैं ये 1, ये 2, ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं भाई, सही है। ये 3 इक्वल पार्ट्स आ गए। अब इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है कि अगर ये पूरा जो है 3 कंसीडर किया जा रहा है, यानी कि ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है 3 इक्वल पार्ट्स, यानी कि एक चीज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो इस तरह कि तीनों हिस्से बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस कैलकुलेटर को ब्रेक करना चाहूँ 3 बराबर के हिस्सों में, तो एक हिस्सा ये आ जाएगा, एक हिस्सा ये आ जाएगा, एक हिस्सा ये आ जाएगा। तो एक चीज़ को 3 बराबर हिस्सों में अगर डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट की क्या वैल्यू बनेगी? 1/3, 1/3, 1/3। अच्छा, अब ये जो पॉइंट लिखे मैं 2, हम इनका नाम रख देते हैं। एक यहाँ पर है, P नाम रख देते हैं 1,10, और एक यहाँ रख देते हैं Q। दूसरा पॉइंट क्या है? -8,4। अब सवाल पढ़ें, A is 2/3 द वे फ्रॉम दिस टू दिस। ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है। A कहाँ होगा? 2/3, 1/3 और 1/3। अगर आप 1/3 में 1/3 ऐड कर लें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3, 1 + 1, ये हो जाएगा 2/3। तो A कहाँ बैठा हुआ है? 2/3 द वे, 2/3 पे बैठा हुआ है। ये 1/3 है, आगे बढ़े 1/3 + 1/3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3। तो A असल में बैठा हुआ है यहां पर। दिस इज द पोजीशन ऑफ A। अब सवाल देख लें, A is 2/3 द वे फ्रॉम दिस टू दिस। तो A जो है वो 2/3 पे बैठा हुआ है, सही है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो मैंने भी आपको ऐड करके बताया 2/3 है, सही है जनाब। 2/3 द वे फ्रॉम दिस टू दिस। अब आप गौर से देखें, अगर आप ये देखिए कि इसकी और इस पार्ट की रेशो क्या बन रही है, तो 2/3 रेशो, क्योंकि टोटल तो 2/3 हो गया ना, और ये पार्ट कितना बचा? 1/3। तो अगर आप इसकी रेशो देखें, 3 से 3 कट गया, तो क्या रेशो बन रही है? 2:1। और आप जानते हैं रेशो को हम क्या कहते हैं, बल्कि चलें यहां लिखते हैं, हैंस M1:M2 बराबर है 2:1। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्या मतलब है और कैसे आया। एक दफा फिर इसको क्विकली ब्रीफ करते हैं। 2/3 द वे का मतलब क्या है? ये एक लाइन है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 1/3, 1/3, 1/3, सही है। ऐड कर देंगे तीनों को तो 1 आएगा, तो वही एक ही चीज आ गई। अब A कहाँ बैठा हुआ है? 2/3 पे बैठा हुआ है, तो ये 1/3 है, 1/3 और 1/3 क्या हो जाएगा? 2/3। तो ये A जो है वो 2/3 पे बैठा हुआ है फ्रॉम दिस टू दिस, ये उसने कहा है। इसका नाम मैंने P रख दिया, इसका नाम मैंने Q रख दिया। अब मैंने क्या किया, अगर ये 2/3 है और ये 1/3 है, तो दोनों का रेशो क्या है? दोनों के नीचे सेम लिखा हुआ है, 3 से 3 कट गया तो रेशो आ गया। अब उसके बाद तो सारा का सारा काम आसान है। तो अब हमें निकालने हैं A के कोऑर्डिनेट्स। A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका नाम लिख देते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर x, y। अब आप फॉर्मूला याद करें, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है जनाब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला? लास्ट क्लास में बताया था, M1 x2
प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m2, ये पता नहीं मैंने ब्रैकेट क्यों डाल दी, चलो इसमें भी डाल देते हैं, डालने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, m1 प्लस m2 ये आ गया आपके पास। अब m1 x2 ये x1 है, चलो यहाँ भी शो कर देते हैं, x1 y1 x2 y2। तो m1 x2, m1 आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ 2, x2 कितना है आपके पास, x2 है -8 प्लस m2 कितना है आपके पास 1, x1 कितना है आपके पास 1, x1 1 है, मैं चेक कर लूं एक दफा सवाल में, यस 1 है, तो ये आ गया 1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 कॉमा m1 y2, m1 कितना है 2, y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है 10 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 इंटू -8 कितना होता है -16, 1 1 ज़ा 1, 2 प्लस 1 3, 2 4 ज़ा 8, 10 1 ज़ा 10, 2 प्लस 1 3, -16 प्लस 1 कितना होता है -15, -15 अपॉन 3 कॉमा 10 प्लस 8 कितना होता है 18 अपॉन 3, ये आ गया इज इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गया। ए का मसला 100% दुरुस्त हो गया है। अब बात करते हैं बी की। बहुत आसान है बी का, इस वाली चीज को रब कर देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब हमें निकालने हैं बी के कोऑर्डिनेट्स। तो बी के बारे में क्या कह रहा है वो, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। तो मिड पॉइंट के लिए आप क्या करें, कोऑर्डिनेट्स ले लें 0 -7 6 -11। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 माइनस y2 अपॉन 2। 0 प्लस 6 होता है 6, 6 अपॉन 2 होता है 3, -7 -11 होता है -18 अपॉन 2 होता है -9। ये आपके पास आ गए जनाब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5, 6 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं 3, -9। अब सवाल क्या है, सवाल है हमारे पास, अब इसको मिटा देते हैं। हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, तो इसको मिटा देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं जो अभी हमने निकाले -5, 6 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले 3, -9। अब हम क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी का। बहुत आसान है, कैसे निकलेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब आपके पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सही है जनाब। अब आप कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है आपके पास ए बी। चले डिस्टेंस फॉर्मूला पे लिखवा देते हैं, कुछ बच्चों को याद नहीं हुआ होगा अभी तक। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, x2 माइनस x1। x2 कितना है 3, माइनस x1 कितना है -5, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 -9 माइनस y1
ये आ गया 6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस -9 -6 -15 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 225। 64 और 225 कितना होता है 289, और 289 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर में तो वो बनेगा 17 यूनिट। एंड दिस इज आवर आंसर। इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 2.2 का 17 यूनिट, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखा जनाब आपने इस एक सवाल में कितने मज़े की चीज़ें थी, और अब आपको समझ में आया होगा कि 2/3 का मतलब क्या होता है। एक्चुअल आपको डेफिनेशन बताइए। थोड़ा टाइम लगा समझाने में, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि मैंने जितनी मेहनत से आपको समझाया आपने समझ लिया होगा। बस यही चीज़ मुझे चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या मांगा जा रहा है। What is question number 11 is? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, शो दैट the 4 points, show that the 4 points 0, -1, 4, -3, 8, 5 and 4, 7 are the angular points of a rectangle। ये हमारा सवाल है 0, -1, 4, -3, 8, 5, 4, 7। साबित करना है हमें कि ये चारों पॉइंट जो हैं वो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं या एंगुलर पॉइंट्स हैं। सॉरी, रेक्टेंगल के वर्टेसिस हैं। वर्टेसिस बोले, एंगुलर पॉइंट्स बोले, बाद एक ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी, नाम रखने से आसानी हो जाती है, एंड इसका नाम रख देते हैं डी। आर द 4 गिवन पॉइंट्स। अब हमें साबित क्या करना है कि ये चारों के चारों पॉइंट्स किसके हैं, रेक्टेंगल के हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। जिस तरह पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर होती है, इस तरह रेक्टेंगल भी 4 साइडेड फिगर होती है। देखिए, एक रफ रेक्टेंगल बना रहा हूं। ये मैंने एक रफ रेक्टेंगल बनाया है इस तरह। एक तो मैं ड्राइंग में जो ना बिल्कुल भी स्टूडेंट्स अच्छा नहीं हूँ। ये आ गया, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब ये मेरे पास ए है 0, -1, बी है 4, -3, सी है 8, 5 और डी है जनाब 4, 7। हमें साबित करना है कि ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं। जिस तरह पैरेललोग्राम की 4 साइडें होती हैं, रेक्टेंगल की भी 4 साइडें होती हैं। पैरेललोग्राम की भी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम की भी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की ये 2 साइड्स भी पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल की भी होती हैं।
पैरेललोग्राम की ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की भी होती हैं, ये दो साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की भी होती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फ़र्क ही नहीं है, नहीं, एक फ़र्क है। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं रेक्टेंगल के अंदर, बट रेक्टेंगल में एक ऐसी चीज़ है जो कि पैरेललोग्राम में नहीं है। क्या है? रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, जो कि पैरेललोग्राम का नहीं होता हर एंगल 90 डिग्री। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। बट इसका सवाल से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि आपको हाथ के हाथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। तो जिस तरह पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, इसी तरह इसके भी दो डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या होता है? दो अपोजिट वर्टेसिस को मिलाने वाली लाइन। इसी तरह एक ये भी आ जाएगा आपके पास, सही है जनाब। तो ये दो डायगोनल्स आपके पास हैं। अब जिस तरह पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इस वाले डायगोनल ने इसको आधा आधा कर दिया। अगर ये 10 सेंटीमीटर था तो 5 यहाँ चला गया, 5 ये चला गया, और इस वाले डायगोनल ने इसको आधा आधा कर दिया। ये अगर 16 सेंटीमीटर था तो 8 इधर आ गया, 8 इधर आ गया। तो वहाँ मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी लगवाई थी? डायगोनल्स ऑफ a rectangle bisect। क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड, और हम जानते हैं इक्वली डिवाइड का मतलब होता है मिड पॉइंट। तो हम यह लिखेंगे दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो अगर ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इन दोनों के मिड पॉइंट 100% सेम होने चाहिए डायगोनल्स के। अभी चेक कर लेते हैं क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अगर हम ए सी की बात कर रहे हैं, चलो लिख लें। ए हमारे पास क्या है? 0, -1, और सी हमारे पास क्या है? 8, 5, और इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ले लें क्या है? बी 4 - 3, और डी हमारे पास क्या है? 4, 7, ये 4 है। अभी चेक हो जाएगा, देखते हैं। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल्स टू, इसका मिड पॉइंट निकालें। 4 + 4 अपॉन 2, -3 + 7 अपॉन 2 ब्रैकेट 1। 0 + 8 ये होता है 8, 8 अपॉन 2। 5 में से 1 गया 4, ये आ गया 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 और 4 8, ये आ गया 8 अपॉन 2। 7 में से 3 गया 4, ये आ गया 4 अपॉन 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। 8 अपॉन 2 क्या होता है? 4, 4 अपॉन 2 क्या होता है? 2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 क्या होता है? 4, 4 अपॉन 2 क्या होता है? 2। Hence, it is proof that A, B, C and D are the angular points of a rectangle। तो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्डिंग में देना होता है। एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, क्या ये सवाल हम 2.1 यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं? यस, 100% कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस फार्मूले से बराबर आएगा। इसका डिस्टेंस और डिस्टेंस फार्मूले से निकालें, डिस्टेंस फार्मूले से दोनों का डिस्टेंस निकालें, बराबर आएगा। इसका मतलब है तभी भी आप कह सकते हैं ये यस दीज आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन आप सोचें वो कितना लंबा हो जाएगा और ये कितने जल्दी आ गया। ये तो मुझे समझाने में और मैं बोलता हूँ तो टाइम लगता है, वरना ये सवाल तो मैक्सिमम 1 मिनट का है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 किए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट है इन सेंटर का, लेकिन बहुत आसान है, डेफिनेटली वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। तब तक हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे पूछें। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से जब कोई एक स्टूडेंट मुझे सब्सक्राइब करता है तो मेरा हौसला
और बढ़ जाता है, मैं और मोटिवेट होता हूँ और मैं सोचता हूँ मैं और ज़्यादा मेहनत से आपको पढ़ाऊँ। तो आपका सब्सक्रिप्शन करना, सब्सक्राइब करना मेरी मोटिवेशन में इजाफा करना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ेंगी तो मैं सोचूंगा कि शायद स्टूडेंट्स को मेरी जो है वो वीडियोस समझ में नहीं आ रही या वो मेरी वीडियोस लाइक नहीं कर रहे। तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।